हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को सोशल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, जिसके हेल्प से आप उस तरह से अगर आंसर को तैयार करेंगे, उस तरह से अगर आप आंसर को लिखेंगे अपने बोर्ड परीक्षा में, साथ ही साथ कुछ ऐसा तरीका भी बताएंगे जिससे आप जो क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और इस वीडियो में हम केवल और केवल पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो कि आप लोगों के 25 फरवरी का जो एग्ज़ाम है क्लास 10th वालों का सोशल साइंस का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करके कह के बोलेंगे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि साइंस और हिंदी का आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम आप लोगों का सब्जेक्ट में यही होने वाला है, जिनका एडिशनल नहीं हुआ है उनके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि महामंदी का क्या कारण था, उसका व्याख्या करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले ये बता देंगे कि महामंदी है क्या चीज़, तो टीचर्स को लगेगा कि नहीं, ये जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसको पूरा डिटेल से पूरा अच्छे तरीके से जानकारी सारा चीज़ का है। तो आप लोगों का आंसर अच्छा से पढ़ेगा भी नहीं, मतलब ऊपर का ही लाइन पढ़ेंगे और अच्छा नंबर आपको देंगे भी। चलिए आंसर क्या कहता है, महामंदी एक वैश्विक घटना थी, मतलब विश्व भर में घटने वाला घटना था, जो आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब थोड़ा सा संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका वित्तीय नीतियों की घटनाओं से उत्पन्न हुई थी। देखिए जो महामंदी है वो किसके कारण उत्पन्न हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में और साथ ही साथ अमेरिका का जो वित्तीय नीति था, मतलब जो फाइनेंशियल रूल था, उससे संबंधित कारणों से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 1930 के दशक में हुई थी। देखिए एक ही क्वेश्चन के लिए हम ये जो एक्स्ट्रा बात लिखे हुए हैं, सबसे पहले ये एक्स्ट्रा बात टीचर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कॉपी चेक करने के समय। चलिए मुख्य आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कारण था वो लिखा गया है यहाँ पर। देखिए महामंदी के कारण निम्नलिखित है, ठीक है। क नंबर में, मतलब पहला नंबर में क्या है, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के कारण लोगों ने खर्चों में कमी कर दी। देखिए अमेरिका शेयर बाजार का काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखा गया था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा खर्च को घटा दिए थे, ठीक है। खर्च को बहुत ज़्यादा घटा दिए थे, तो उससे क्या हुआ, महामंदी का स्थिति उत्पन्न हुआ, ठीक है। चलिए इसी में ख नंबर क्या लिखा हुआ है, लोगों ने बैंकों के कर्ज चुकाने बंद कर दिए। देखिए लोग अगर बैंक का कर्ज नहीं चुकाएंगे तो फाइनेंशियल जो है डिसबैलेंस उत्पन्न होगा, फाइनेंशियल असंतुलन उत्पन्न होगा, ठीक है, वित्तीय रूप में, जिससे महामंदी आया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, 1930 के शुरुआत में अमेरिका में सूखे की वजह से कृषि बर्बाद हो गई। देखिए ये होगा आप लोगों का ग नंबर, ठीक है। ये ग नंबर आप इसको मान सकते हैं कि 1930 का जब शुरुआत हुआ था, ठीक है, तो उसी समय अमेरिका में सूखा का स्थिति उत्पन्न हुआ था, जिससे वहाँ का कृषि बर्बाद हो गया। अब देखिए चारों तरफ से अमेरिका का टॉर्चर ही टॉर्चर हो रहा है, ठीक है ना। लोग बैंक का कर्ज नहीं चुका रहे हैं, कृषि पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। साथ ही साथ जो है वहाँ का जो अमेरिका शेयर बाजार गिरने से खर्च भी लोगों का घट गया है, इस तरह से, ठीक है। और एक पॉइंट क्या लिखे हैं, घ नंबर, इसको हम दे देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट क्या है, कई देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। देखिए कई जो देश थे वो अमेरिका से कर्ज लिए थे और सही समय में दे भी नहीं रहे थे, ठीक है ना। और अपने सिर्फ जो जो दूसरे देश थे वो अपना इम्पोर्टेंट को पूरा कर रहे थे, अपना जरूरत को पूरा कर रहे थे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप पहला का आंसर कंप्लीटली देख लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। देखिए भारत भारत में किस किस प्रकार का सड़क पाया जाता है उसके डिटेल लिखना है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर कहता है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कें, यहाँ पर सड़कें होगा, ठीक है, निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए मुख्य रूप से सड़क को हम कितने भागों में बांटे गए हैं, तो नीचे लिखे हैं। देखिए पहला सड़क का प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में क्या कहता है, यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग किसको बोलते हैं, तो वैसा सड़क जो एक देश को, सॉरी, देश का जो अलग अलग राज्य है उसको जोड़ता है। जैसे झारखंड को बिहार से, बिहार को पंजाब से, पंजाब से को राजस्थान से, राजस्थान को गुजरात से, इस तरह से अलग अलग राज्यों को ये जोड़ता है। इस दृष्टि से यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चलिए लिखा है, इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7
देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए, पूरे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 7, ठीक है ना। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे 7। देश भर में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कितना, तो 79,116 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, हमारे देश में तो टोटल मिलाकर के 228 नेशनल हाईवे है, ठीक है ना, जो कितने एरिया में है? तो 79,116, ठीक है ना, किलोमीटर। चलिए, ये तो हो गया नेशनल हाईवे। ख नंबर में दिया है राज्य मार्ग, ठीक है ना, यानी कि स्टेट रोड इसको बोल सकते हैं, स्टेट हाईवे, ठीक है। चलिए, यह राजमार्ग राज्य की राजधानियों को विभिन्न जिलों से जोड़ती है। इसके निर्माण एवं देखने का दायित्व राज्य सरकार पर है। यह सभी राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं। देखिए, राज्य मार्ग हम लोग किसको बोलेंगे? जो एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ता है। जैसे झारखंड राज्य है, तो बोकारो को जोड़ रहा है, रांची से रांची को जोड़ रहा है दूसरे राज्यों से, फिर बोकारो को धनबाद से, धनबाद को गिरिडीह से, गिरिडीह को कोडरमा से, कोडरमा को दूसरे जिला से। इस तरह से जिला जिला को जो सड़क जोड़ता है उसको हम लोग राज्य मार्ग बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका देख रेख का कार्य किसका रहता है? तो राज्य सरकार का रहता है, ठीक है। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि जो जितना भी राजमार्ग रहता है वो सब सारा राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा होता है, मतलब बड़े सड़कों से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ग नंबर में क्या है? जिला सड़कें, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट हाईवे बोल सकते हैं। जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को जोड़ने का कार्य करती है। देश में कुल सड़कों का 14% जिला सड़कें हैं। देखिए, अगर पूरा देश का देखा जाए तो 14% ही केवल जिला सड़क है, ठीक है ना, बाकी सब राज्य सड़क है और राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। और ये जो जिला सड़कें होते हैं वे क्या करते हैं? तो बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं, जिला मुख्यालय को भी जोड़ते हैं और शहरों को भी जोड़ते हैं। चलिए, उसी तरह से यहाँ पर घ में क्या लिखा हुआ है? ग्रामीण सड़कें यहाँ होगा, ठीक है ना, ग्रामीण सड़कें। ये क्या करते हैं? ये सड़कें ये बिन नहीं, ठीक है ना, ये सड़कें गांव को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। देखिए, अलग अलग गांव जो होते हैं इसी ग्रामीण सड़क से जुड़े होते हैं, ठीक है। देश में कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। देखिए, इनका भी हिस्सा 14% है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम कितना अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझा करके भी बता रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए, फिलहाल तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों को लिखें। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि लोकतंत्र का जो सफलता है उसका कोई 4 आवश्यकता लिखना है, ठीक है ना, कि लोकतंत्र जो सफल हो रही है उसका क्या क्या 4 आवश्यक बिंदु है। चलिए, आंसर कह रहा है लोकतंत्र के सफलता की 4 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए, क में क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखिए, लोकतंत्र का सफलता का सबसे पहला कारण है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। चलिए, ये तो हो गया क नंबर। चलिए, ख नंबर देखिए, यहाँ पे सॉरी, क नंबर में थोड़ा सा और है, ठीक है ना। लोकतंत्र का मूलभूत आधार चुनाव है। चुनाव में सभी मतदाताओं को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, इसमें ये बात लिखा गया है। निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है? तो लोकतंत्र का जो मूलभूत आधार है वो चुनाव है, ठीक है ना। और चुनाव में सभी मतदाताओं को, यानी कि सभी वोटरों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। चलिए, इसका ख नंबर देखते हैं क्या कारण था। ख में है न्यायपालिका की आज़ादी। देखिए, जो न्यायपालिका है उसको आज़ादी मिलना चाहिए। किस तरह का? तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों से आज़ाद है। देखिए, भारत में जो न्यायपालिका है वो आज़ाद है। किससे किससे? कार्यपालिका से और विधायिका से, ठीक है ना। और इसी तरह से आज़ाद रहेगी तभी हम लोग का जो लोकतंत्र है वो सफल हो पाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यायपालिका की आज़ादी। विधायिका से और कार्यपालिका से दोनों से आज़ाद है, ठीक है। चलिए, ग में क्या है? स्वतंत्रता और समानता, ठीक है ना। देखिए, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी और समानता मतलब एक रूपता, ठीक है ना। क्या लिखे हैं इसमें? ये किस तरह से कार्य करता है? तो लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? लोगों का तंत्र, ठीक है ना, यानी कि व्यक्तियों की इच्छा, व्यक्तियों की चाहत, व्यक्तियों का एक तरह से कह सकते हैं शासन, ठीक है ना। तो लोकतंत्र जो होता है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब सभी लोगों को एक दूसरे के समान बताएगी ये।
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर का दर्जा मिलता है। देखिए, लोकतंत्र में जो है वो सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। भले ही आजकल थोड़े से ये इसमें कुछ डिमेरिट हो रहा है, वो अलग की बात है, लेकिन लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्रता और समानता बहुत जरूरी है। चलिए, घ नंबर में लिखें जवाबदेह सरकार। अब देखिए, सरकार अगर ऐसा हो कि किसी चीज़ के घटनाओं होने के बाद उसको पता ही ना हो ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, या तो फिर उससे उसमें वो अमल ना करे, ठीक है ना। कोई बात बोलने से वो इनकार कर दे, उससे निर्णय नहीं ले पाए अच्छे तरीके से, तो उसको बोलते हैं हम लोग जवाबदेह सरकार नहीं है, ठीक है। जबकि लोकतंत्र की सफलता के लिए जवाबदेह सरकार होना चाहिए। चलिए, इसमें क्या लिखे हैं, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। देखिए, लोकतंत्र अगर है तो वहाँ जनता जो सवाल पूछेगी उसका जवाब सरकार देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपनी इच्छा के अनुसार नेता को चुनते हैं, और नेता का कार्य है कि जनता का बात को सुनना, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे तरीके से देख लिए हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पाद या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो किस प्रकार से दूसरे देशों में उत्पादन घटाती बढ़ाती है, या दूसरे देशों में जो उत्पादन हो रहा है उसमें नियंत्रण किस तरह से स्थापित करते हैं, मतलब कंट्रोल किस तरह से स्थापित करती है, ठीक है। चलिए, आंसर देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाती है, ठीक है ना। अपना आती नहीं है, अपनाती एक के बार में होगा, ठीक है ना। ऐसे होगा यहाँ पर, अपनाती, अपनाती है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आंसर कह रहा है कि क नंबर संयुक्त उद्यम। संयुक्त उद्यम मतलब एक साथ बहुत सारा उद्योग को चलाया जा रहा है, ठीक है ना। एक साथ जब बहुत सारा उद्योग को चलाया जाएगा तो इससे क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आसानी से उद्योगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी, ठीक है। जैसे मान लो दो तीन उद्योग को एक साथ अगर चलाया जा रहा है तो उसके लिए सारे वर्करों का हिसाब किताब, सारे जो वहाँ पर उत्पादित होने वाले वस्तुओं का हिसाब किताब किसी निश्चित लोगों के द्वारा कराया जा सकता है, ठीक है। इससे उथल पुथल का स्थिति उत्पन्न नहीं होगा और सारा चीज़ सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है। ख नंबर बोल रहा है पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां। देखिए, ऐसा कंपनी होना चाहिए जिसमें पूर्ण स्वामित्व हो, ठीक है ना, यानी कि पूरा पूरी स्वामित्व हो, ठीक है, जिसमें बाद में किसी प्रकार का ओलझोल ना हो पाए। चलिए, ग में क्या लिखा है, विलय और अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, ठीक है ना। और विलय, विलय मतलब होता है कि किसी के साथ मिल जाना, ठीक है। तो देखिए, मिलने का क्षमता और अधिग्रहण करने का क्षमता होना चाहिए, ठीक है, कंपनियों का। चलिए, घ नंबर दिया है फ्रेंचाइजिंग। अब देखिए, फ्रेंचाइजिंग का मतलब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स करके बताइए, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग आज के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा आप लोग सुनने को मिलता होगा आप लोगों को। चलिए, फिर 4 नंबर पे क्या लिखा है, स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करना। देखिए, जब कोई भी कंपनी स्थानीय कंपनी हो, यानी कि वहाँ की कंपनी के साथ जुड़ के आसानी से काम करेगी, तभी जो है नियंत्रण स्थापित हो पाएगी। क्योंकि देखिए, मान के चलिए एक गुड़ का बड़ा सा कंपनी जहाँ पर गुड़ बनता है, ठीक है ना। तो वो जो गुड़ जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर किस कंपनी से उसको जुड़ के रहना होगा, गुड़ जो लेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो कंपनी वो तो गुड़ बना रही है, अब इस गुड़ को लेगा कौन, जो गुड़ लेगा उससे इसको जुड़ के रहना होगा। साथ ही साथ जो उद्योग या तो फिर जो कृषि विभाग आप उस उद्योग को, गुड़ उद्योग को गन्ना बेच रही, उससे भी उसको जुड़ करके रहना होगा, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं 6 नंबर, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। देखिए, स्थानीय खरीद कंपनियों को जब आसानी से खरीदा जा सकेगा तभी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है विदेशों में भी अपना स्थापित कर लेगी, क्या चीज़, तो नियंत्रण, ठीक है। चलिए, उसके बाद दिया है छोटे, क्या दिया है, घ नंबर लास्ट नंबर में, झ नंबर, ठीक है, छोटे उत्पादकों से उत्पादन करना। देखिए, छोटे उत्पादक जो होते हैं वो अगर उत्पादन करेंगे तो नियंत्रण और स्वामित्व तो आसानी से स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम आप लोगों को 4 ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो है तो सब्जेक्टिव है, तो थोड़ा सा लंबा, लेकिन आप लोग के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना एक स्वस्थ व्यक्ति को सांस लेना जरूरी है। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे या ना लगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।